हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सीजी बोर्ड परीक्षा क्लास 10th के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, यानी डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस है 2023 से, ठीक है। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हमने 2024 के क्वेश्चंस का अच्छे से एनालिसिस किया था, पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले जरूर देखिए, ताकि आपको इस वीडियो को समझने में और भी आसानी हो, इसमें से जो क्वेश्चंस है उनको समझने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं। योर सिस्टर वोन द रेस, यानी आपके जो सिस्टर है, आपकी जो बहन है, उसने रेस जीता या दौड़ जीता। ऐड क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है। तो क्वेश्चन टैग के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, क्या है इसका कॉन्सेप्ट। जैसा कि अगर सेंटेंस है तो सेंटेंस है और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं? टैग लगाते हैं, तो वो होता है क्वेश्चन टैग। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव लगाना है, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव लगाना है। और किसका यूज करना होता है? मैंने बताया था प्रोनाउन का यूज करना होता है। और क्या बताया था मैंने? प्रोनाउन का तो यूज करना है, क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। और किसका यूज करना होता है? शॉर्ट फॉर्म का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है? शॉर्ट फॉर्म का यूज करना होता है, ठीक है। अब शॉर्ट फॉर्म क्या होता है वो मैंने बताया था। जैसे डू नॉट है तो डोंट, डज नॉट है तो डजंट, इज नॉट है तो इजंट, ऐसे टाइप से। तो कुछ चीजें जैसे शैल और नॉट है, ठीक है। तो शैल और नॉट है ना, तो उसको क्या बोल देते हैं? शैंट बोल देते हैं। SHAN अपॉस्ट्रॉफी और ये टी हो जाता है, ठीक है, शैंट। वैसे ही विल और नॉट है तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? वॉन्ट, है ना, इस तरह से। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिए। जैसे बाकी का तो आप बना लेंगे, जैसे इज नॉट है तो इजंट, डू नॉट है तो डोंट, डज नॉट है तो डजंट, ऐसा करके। हैव नॉट है तो हैवंट। तो यहाँ पे देखिए, योर सिस्टर वॉन द रेस, सबसे पहले मैंने बताया था इसका टेंस क्या हो सकता है। टेंस जो जानना है आपको, टेंस। तो टेंस कौन सा है? तो ये है पास्ट में। किसमें है? पास्ट में। पास्ट में कौन सा? तो पास्ट का सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। या पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसी को ही बोलते हैं। तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसका यूज करते हैं? जनरली हम डिड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सेंटेंस को एज इट इज लिखना है। जब आप, मैंने बताया था कि जब हम क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं तो क्या करते हैं? क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है। तो सिस्टर योर सिस्टर वॉन द रेस, ठीक है, ये एज इट इज आपको लिखना है। फिर लगाना है क्या? कॉमा। उसके बाद फिर क्या लगाना है? उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको लिखना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? जैसे कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। और जब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? डिड हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डिड लिखेंगे। और देखिए, सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम इसको क्या कर देंगे? नेगेटिव बना देंगे, तो ये हो जाएगा डिडंट, ठीक है, डिडंट। उसके बाद योर सिस्टर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या, मैंने बताया था प्रोनाउन का यूज करना है लास्ट में, प्रोनाउन। तो योर सिस्टर, योर सिस्टर मतलब आपकी बहन। अब आपकी जो बहन है उसके लिए क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे, शी यूज करेंगे, इट क्या यूज करेंगे? तो शी यूज करेंगे, क्योंकि शी इज अ गर्ल, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे शी करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। योर सिस्टर वोन द रेस डिडंट शी, आपकी बहन रेस जीत गई, है ना, ऐसा। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ना, इसका हिंदी में बता रहा हूं, आपकी बहन रेस जीत गई, क्या वो नहीं जीती, ऐसा। तो इसका मीनिंग यही होता है। क्वेश्चन टैग का मतलब ये होता है कि हम क्वेश्चन को पलट करके पूछते हैं। जैसे मैं बहुत बिजी हूं, क्या मैं बिजी नहीं हूं, इस सेंस में। जैसे आपको बोलना है तुम ना होमवर्क ठीक से करते नहीं हो, क्या तुम करते हो, ऐसा। अगर आप नेगेटिव बोल रहे हो तो आगे पॉजिटिव बोल रहे हो ना, तुम होमवर्क नहीं करते हो, करते हो क्या, ऐसा। आ रहा है ना समझ में? क्वेश्चन टैग मतलब यही होता है कि आप बोलचाल में यूज करते रहते हो अपने डेली रूटीन में, कि आप अपना होमवर्क नहीं करते हो, करते हो, मैं अपना होमवर्क करता हूँ, नहीं करता हूँ, ऐसा। मतलब अगर हम सेंटेंस को पॉजिटिव बोलते हैं तो लास्ट में नेगेटिव बोल देते हैं।
अगर हम सेंटेंस को नेगेटिव बोलते हैं तो लास्ट में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोल देते हैं। दैट इज क्वेश्चन टैग, और कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। आया समझ में? चले बढ़ते नेक्स्ट की ओर। द टीचर सेड the earth moves around the sun, change into indirect speech। अब इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। इनडायरेक्ट स्पीच आप जब नरेशन पढ़ते हैं तब ये चीज़ें आप जानते होंगे। नरेशन, जब आप टेंस पढ़ेंगे तो टेंस के अकॉर्डिंग फिर आपको नरेशन पढ़ना होगा, वॉइस पढ़ना होगा, तब जा करके आप इस तरह के ग्रामर को अच्छे से बना पाएंगे। तो ये वाला जो है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है ये? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और ये आपका रिपोर्टर है, तो ये रिपोर्टिंग क्लॉज है टोटल। ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? पास्ट में है। और इसी के अकॉर्डिंग ना ये चेंज हो जाता है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच, ये इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क के अंदर होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है ना ये वाला, वो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? चेंज होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात रहती है या कोई साइंटिफिक रीज़न है या फैक्ट है या साइंटिफिक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, सार्वभौमिक सत्य हो गया, वैज्ञानिक जो सत्यता है, तो उसमें ना कोई चेंजेस नहीं होता, वो प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहता है। तो आपका क्या हो जाएगा ये द, हम जब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं, डायरेक्ट मतलब जैसा जिसने बोला उसको उसी डायलॉग में सेम टू सेम बोलना। जैसे हीरो लोग बोलते हैं ना, मैं झुकेगा नहीं, ऐसा करके, ठीक है। तो ये जो होता है ना डायरेक्ट होता है। अब उसी को आप अपने शब्द में बताओगे ना कि हीरो ने ऐसा कहा, ऐसा करके, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अ टीचर, द टीचर सेड, ठीक है, द टीचर सेड। अब यहाँ पे दैट हम क्या करेंगे? कंजंक्शन यूज करेंगे जोड़ने के लिए, दैट। उसके बाद एज इट इज लिख देना, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। दैट अर्थ द अर्थ मूव्स, सेम है, ठीक है, मूव्स अराउंड द सन, इस टाइप से। तो कुछ नहीं हुआ, बस दैट बस यूज करना है, उसके बाद एज इट इज लिख सकते हैं। लास्ट में आपको क्या लगाना है? यहाँ पे फुल स्टॉप, बस। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट देखिए, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेक द सेंटेंस एम्फेटिक यूजिंग डू डज रीड। एम्फेटिक वाला मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में एकदम डिटेल में समझाया था कि अगर आपको कंफ्यूजन है तो सबसे पहले आप क्या करिए, पहले तो आपको टेंस जानना होगा, कौन से टेंस में है। तो आप देखेंगे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट किस में है? ये प्रेजेंट सिंपल में है या प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट में किसका यूज करते हैं? डू या फिर डज का यूज करते हैं। अब डू का यूज किसके साथ करते हैं? अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल हो तब। डज का यूज कब करते हैं? जब सब्जेक्ट ही शी इट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तब। ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी अच्छे से बताया था। तो आप क्या करिए, इसका क्या करिए, एक नेगेटिव बना करके देखिए। अगर नेगेटिव जैसे बनाना है तो क्या बनेगा? आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। ये अब ये क्या करिए, नेगेटिव बन गया, इस नॉट को हटा दो। ये क्या हो गया? आई डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह जल्दी उठता तो हूं, ऐसा। इसका मतलब ये होता है। एम्फेटिक मतलब क्या होता है? जोरदार। क्या होता है? जोरदार, प्रभावी, इफेक्टिव। जब हम जोरदार तरीके से बोलते हैं, जैसे आपको कोई बोला तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो, आप बोलोगे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। लेकिन आपको जब बार बार बोलेगा तो आप बोलोगे जोरदार बोलोगे, मतलब बोलोगे इफेक्टिव रूप से, मैं सुबह जल्दी उठता तो हूँ, ऐसा। तो आप क्या बोलोगे? आई डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। नॉट नहीं लिखना है, नॉट अगर लिखे तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हमें नेगेटिव नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है? एम्फेटिक बनाना है। तो आई डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग वैसे ही बन जाएगा। अगर सब्जेक्ट चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। जैसे डू है तो डज कब होगा ये मैंने बता दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी वॉक करना, टहलना, वो एक
अच्छा व्यायाम है, एक अच्छा एक्सरसाइज है। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग जेरेंट। जेरेंट का यूज करके जो है इस सेंटेंस को फिर से लिखना है। अब ये जेरेंट क्या होता है? तो जेरेंट भी एक तरह से नाउन ही है, नाउन की तरह ही काम करता है। नाउन मतलब संज्ञा। जैसे प्ले है, प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। लेकिन जेरेंट मतलब जब आप बनाओगे ना तो वो क्या हो जाता है? नाउन की तरह वर्क करेगा। उसको हम बस आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये जेरेंट कहलाता है, बस और कुछ नहीं है। कोई भी वर्ब है ना, जेरेंट बनाना है, आईएनजी फॉर्म यूज करना है। और अगर जैसे टू प्ले अगर आप बोल दिए, टू प्ले करके मतलब खेलना, तो टू प्ले अगर है ना वो नाउन की तरह अगर वर्क कर रहा है तो इसे हम क्या बोल देते हैं? इन्फिनिटिव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव। तो टू इन्फिनिटिव ऐसा आप पढ़े होंगे, टू इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब ये भी नाउन की तरह वर्क करेगा, ये वाला। ठीक है, और ये भी नाउन की तरह वर्क करेगा, लेकिन इसे आईएनजी फॉर्म है तो वो जेरेंट कहलाता है। और अगर टू में लगा है तो ये इन्फिनिटिव होता है, जो नाउन की तरह ही वर्क करता है। जैसे टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, तो टू वॉक इन्फिनिटिव में है, टू इन्फिनिटिव है ये, है ना। ये भले ही क्या है, नाउन की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव। इसमें हम क्या करेंगे, जब हम जेरेंट बनाएंगे तो ये वॉक, टू वॉक को रिमूव करके क्या बना देंगे, हम इसको वॉकिंग कर देंगे, बस और कुछ नहीं, बाकी सेम रहेगा। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। क्या होगा? गुड एक्सरसाइज। इस तरह से ये बन गया आपका जेरेंट। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है। एक एग्जांपल और बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन हो। जैसे आप बोलते हो ना जनरली, जैसे आई लाइक टू सिंग। आई लाइक टू सिंग, मुझे गाना पसंद है, मुझे गाना गाना पसंद है, ऐसा अगर बोल रहे आई लाइक टू सिंग, मुझे गाना गाना पसंद है। इसी को आप ऐसा भी बोल सकते हैं ना, आई लाइक सिंगिंग, बोलते हैं ना। तो ये क्या है? वही तो है, बस कुछ नहीं। आई लाइक टू सिंग था, ये इन्फिनिटिव था, हमने इसको सिंगिंग बना दिया। लेकिन दोनों का काम क्या है? नाउन की तरह। किसकी तरह? नाउन की तरह। ठीक है, वर्ब की तरह तो ये कर रहे हैं काम, ये है वर्ब, लाइक लाइक मेन वर्ब। ये आपका नाउन की तरह वर्क कर रहा है, यानी जो ये जो वर्ब है। तो आई लाइक टू सिंग बोलो या आई लाइक सिंगिंग, दोनों सही है। इसको बस बोलना है आपको इन्फिनेटिव, इसको आपको बोलना है जेरेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। माई मदर इज कुकिंग फूड। यहाँ पे चेंज द सेंटेंस, दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब वॉइस जब आप पढ़ोगे तब आप इस चीज़ों को समझोगे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंस के बाद ही आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। जैसे टेंस में जो एक्टिव वॉइस होता है, यानी वॉइस में जब हम पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव होता है और पैसिव होता है। एक्टिव होता है और क्या होता है? पैसिव। एक्टिव मतलब सक्रिय, सक्रिय मतलब जिसमें सब्जेक्ट सक्रिय हो। जैसे इसका जो सीक्वेंस होता है वो सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, यानी इधर को पहले लिखोगे। पैसिव मतलब सब्जेक्ट जो होता है ना, जो करता होता है, वो निष्क्रिय हो जाता है, उसको हम वैल्यू कम देते हैं, इसलिए इसको पैसिव वाइज बोल देते हैं। तो ऑब्जेक्ट आता है पहले, फिर वर्ब लिखते हैं, चाहे हेल्पिंग वर्ब वगैरह वगैरह, उसके बाद फिर लास्ट में बाई करके सब्जेक्ट को लिखना होता है। ये जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं। अब देखिए, माई मदर इज कुकिंग फूड। तो माई मदर इज कुकिंग फूड, ये कौन से टेंस में? पहले आपको बताना है टेंस। टेंस कौन सा है? तो ये है आपका प्रेजेंट में है। किस में है ये? प्रेजेंट। और कंटिन्यूअस टेंस में। किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये मैंने आपको बताया हुआ था पिछले वीडियो लेक्चर में भी। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फिर क्या आता है, इज, एम या फिर आर में से कोई एक। ठीक है। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वी आईएनजी मैंने लिख दिया। ठीक है, ये समझ जाना, या वी फोर भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का है। किसका है ये स्ट्रक्चर? एक्टिव वॉइस का।
पैसिव वॉइस की जब हम बात करें तो ऑब्जेक्ट ना ये पहले आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखना, फिर इसी के अकॉर्डिंग, अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया ना, अब इसी के अकॉर्डिंग आपको इज, एम या फिर आर ये यूज करना है। उसके बाद हमेशा याद रखना पैसिव वॉइस मतलब क्या, पैसिव वॉइस मतलब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एकदम गांठ बांध करके लिख लो, चाहे कोई भी टेंस रहे। पैसिव वॉइस मतलब हमेशा V3, ऑलवेज, हमेशा याद रखना, ठीक है, ऑलवेज V3 ही यूज करना होता है। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एक एक्स्ट्रा चीज हमें ऐड करना होता है इसमें, बीइंग, ठीक है, बीइंग यूज करना होता है। उसके बाद क्योंकि ये वर्ब की ये क्या एनजी फॉर्म है तो बीइंग का यूज करना है, परफेक्ट में बीइंग का यूज करना होता है। इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, मैंने बताया V3 है ना, V3 यूज करना है, ठीक है। उसके बाद फिर बाई, क्योंकि बाई किसके द्वारा, ऐसा करके, फिर उसके बाद आपको लास्ट में लिखना होता है सब्जेक्ट। तो इसी फॉर्मूला का आपको यूज करके लिखना है। तो देखिए पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरी जो मम्मी है वो खाना पका रही है, तो इसी को आप पैसिव वॉइस में बोलोगे तो क्या बोलोगे कि खाना मेरे खाना जो है ना वो मेरी मम्मी के द्वारा पकाया जा रहा है, ऐसा आपको बोलना है बस। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है फूड। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फूड को पहले लिखूंगा, ऑब्जेक्ट क्या है फूड, उसके बाद फूड क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन को हम क्या मान के चलते हैं, सिंगुलर यानी एक वचन, तो ईज आ जाएगा। अगर यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती जैसे चपाती ऐसा करके होता है, रोटी वगैरह, तो आर का यूज करते, ठीक है। तो फूड इज, उसके बाद क्या यूज करना है, इज एम आर में से हमने एक यूज कर लिया, फिर क्या यूज करना है, बीइंग यूज करना है, क्या यूज करना है, इज एम आर में से हमने एक यूज कर लिया, अब फूड इज, उसके बाद क्या यूज करेंगे, बीइंग, बीइंग। और देखिए कुक, कुक्ड, कुक्ड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, V3 क्या हो जाएगा, तो कुक्ड है ना, कुक, कुक्ड, कुक्ड, थर्ड फॉर्म कुक्ड। तो फूड इज बीइंग कुक्ड, उसके बाद क्या यूज करना है, बाई यूज करना है, बाई। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मेरी मम्मी, तो यहाँ पे बाई करके फिर माई मदर, क्या हो जाएगा, माई मदर, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माई मदर। आया ना समझ में, तो ऐसे आप बनाना एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आज हमने 2023 के जितने भी क्वेश्चंस आए थे डुअल डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन 5 मार्क्स के, इन क्वेश्चंस का अच्छे से एनालिसिस कर लिया है। आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है उनका भी हम सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखें और जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बस आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्योंकि आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर आएगा, 5 में से 5, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू।